अभी तक हम लोगों ने लगभग 40 नियमों को समझने की कोशिश की है। अब इसके बाद जिस नियम की बारी है वो नियम ऑल से जुड़ा हुआ है, और ऑल से जुड़ा हुआ 4 नियमों की जानकारी हमें रखनी है। एक नियम है जो कहता है कि ऑल का अर्थ अगर मीनिंग एवरीथिंग हो तो वैसे में ऑल के बाद हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ऑल इज वेल, हम कहते हैं ऑल इज रेडी। अब इन 2 वाक्यों में ऑल का जो मतलब है वो है एवरीथिंग, सब कुछ। फिर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा नियम है जो यह बताता है कि ऑल का मतलब अगर एवरीवन हो तो उस स्थिति में ऑल अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे हम कहते हैं ऑल आर वेल, यहां मतलब एवरीथिंग का नहीं है, यहां मतलब है एवरीवन का। फिर हम कहते हैं ऑल आर रेडी। तो ग्रामेटिकली ये दोनों सेंटेंस सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज रेडी। यहां मतलब है कि हमारा इसलिए हुआ सिंगुलर कि यहां ऑल का मतलब है एवरीथिंग। दूसरे में ऑल आर वेल, ऑल आर रेडी, ये दोनों वाक्य भी ग्रामेटिकली सही है क्योंकि यहां मतलब ऑल का है एवरीवन। ऑल से जुड़ा हुआ तीसरा नियम वो कहता है कि ऑल के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। जैसे हम कहते हैं कि ऑल द गर्ल्स आर सीटिंग हियर। यहाँ गर्ल्स हमारा प्लूरल नाउन है, आर वर्ब आया है इसके साथ। फिर हम कहते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स हैव बीन डिस्कस्ड। प्लूरल नाउन है प्रॉब्लम्स, यहां हैज बीन नहीं लगा करके हैव बीन का प्रयोग किया गया है। तो तीसरा नियम हो गया ये। फिर चौथा नियम कहता है कि ऑल के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, हम कर रहे हैं। उसका पहला नियम है कि अगर नन किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए स्वयं, तो वैसी स्थिति में वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे नन इज विलिंग टू गो देयर, या नन हैज अराइव्ड येट। दोनों जगह सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। फिर इससे जुड़ा हुआ दूसरा नियम है जो ये कहता है कि अगर नन के द्वारा मुझे कोई क्वांटिटी इंडिकेट करना हो तो ऐसी स्थिति में भी वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे आई वॉन्ट सम शुगर बट देयर इज नन इन द हाउस। देयर इज नन, इज जो यहां आया है वो हमारा शुगर के क्वांटिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम क्वांटिटी शो करना चाहते हैं वहां भी वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अब तीसरी स्थिति है नन की, उसको हम लोग देखें। वो नियम कहता है कि नन अगर ऑफ के साथ आ रहा हो, नन ऑफ, तो नन ऑफ के बाद ये प्लूरल नाउन तो आएगा और प्रोनाउन भी आएगा। ये निश्चित है कि नन ऑफ के बाद अब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब जो है उसके बारे में ग्रामेरियंस का मत है कि हम वर्ब दोनों लगा सकते हैं।
सिंगुलर और प्लूरल दोनों करेक्ट है, हालांकि सिंगुलर को ज्यादा प्रिफर किया जाता है। जैसे none of the girls is trustworthy। अब हम इज लगाए, फिर हम कह सकते हैं none of the girls are trustworthy। और इज और आर दोनों सही है, गलत नहीं है। हाँ, ज्यादा ग्रामरियंस इस व्यू के हैं कि हम लोग सिंगुलर ही इस्तेमाल करें, लेकिन करेक्ट दोनों है। तो नन से जुड़े हुए इन 3 नियमों की चर्चा हमने की। अब इसके बाद जो नियम है वो द मेजॉरिटी से जुड़ा हुआ है। द मेजॉरिटी अगर वाक्य का सब्जेक्ट होता है इंडिपेंडेंटली, तो वैसी स्थिति में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो दोनों होगा। भी एक्सेप्शनल रूल है, वो हमारा सिंगुलर भी होगा और वो हमारा प्लूरल भी होगा। अमूमन हम देखते हैं कि या तो सिंगुलर लेता है सब्जेक्ट वर्ब, या प्लूरल, दोनों नहीं लेता। लेकिन यहां देखिए आप कि यहां दोनों ले रहा है। तो नियम है कि द मेजॉरिटी इज अगेंस्ट यू, या द मेजॉरिटी आर इन योर फेवर। तो मेजॉरिटी इज भी लिया, ये भी सही है। द मेजॉरिटी आर हुआ, ये भी सही है। ये एक्सेप्शनल रूल में है, एक सब्जेक्ट है, दोनों वर्ब ले रहा है, इसको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद दूसरा नियम है कि द मेजॉरिटी ऑफ के बाद ये प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लेता है, लेकिन यहां वर्ब निश्चित रूप से प्लूरल ही होना चाहिए। जैसे द मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज, द मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज आर रिस्पॉन्सिबल, द मेजॉरिटी ऑफ देम आर इनोसेंट। तो द मेजॉरिटी ऑफ के बाद आप चाहे नाउन रखें प्लूरल या प्रोनाउन रखें प्लूरल, वर्ब हमेशा प्लूरल रखना होगा। लोग करेंगे वो नियम देयर THERE से संबंधित है। हम लोग देयर का प्रयोग तो करते रहते हैं, लेकिन अधिकांश ये देखा गया है कि बिना इसके ग्रामेटिकल रूल्स को जाने करते रहते हैं। तो इसको भी हम लोग समझ लें कि देयर को जब हम सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट बनाते हैं, हमने 2 शब्द दिया है, एक इंट्रोडक्टरी और एक डमी। जानबूझ कर दिया है कि देयर वाक्य का रियल सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए या तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसका नाम होगा या डमी सब्जेक्ट नाम होगा। अब देखिए, इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो देयर नहीं है, वो वर्ब के बाद आने वाला नाउन है, और वो नाउन ही डिटरमाइन करता है कि आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल। क्योंकि अगर वर्ब के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो निश्चित रूप से वर्ब सिंगुलर होगा। अगर वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। इसका डिटर्मिनेशन देयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल से ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब यहां ए बुक हमारा सिंगुलर है तो वर्ब है इज। फिर हम कहते हैं कि देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। अब यहां आर इसलिए नहीं आया कि देयर है, देयर तो पहले भी था, इसलिए आर आया कि देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। वो बुक्स जो प्लूरल नाउन है उसने सुनिश्चित कर दिया कि यहां वर्ब आप सिंगुलर नहीं लगा सकते। तो ये बहुत खूबसूरत नियम है। देयर के बारे में भी ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन रखना चाहिए।
अमूमन सब्जेक्ट्स वाक्य के शुरू में आते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और वो लड़ते हैं कि ये देयर जो है वो सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस की रचना में, इसके स्ट्रक्चर में देयर हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि वाक्य के शुरू में है तो भी। अब इसके बाद जो नियम है वो इट से संबंधित है। IT इट। इट एक नॉन पर्सनल प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुकूल। इस इट के बारे में नियम है ये कि इट हर स्थिति में जब सब्जेक्ट का रोल अदा करता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे हम कह सकते हैं इट इज आई। यहां ग्रामर कहता है कि इट इज मी भी हो सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि इट इज दे। अब दे आया फिर भी ई जा रहा है, इसलिए कि इट ही सब्जेक्ट है इसका, तो चाहे आप दे लगाएं या आई लगाएं वर्ब सिंगुलर होगा। इट इज देम भी हो सकता है अगर वाक्य को यहीं रोक देना है तो, क्योंकि ग्रामर कहता है कि अगर इट इज मी के बाद वाक्य आगे बढ़ता है या इट इज देम के बाद वाक्य आगे बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है इट इज मी या इट इज देम, वो हम नहीं कर सकते। जब रखेंगे तो नॉमिनेटिव फॉर्म में रखेंगे। इसलिए जैसे सेंटेंस आगे बढ़ेगा तो इट इज मी नहीं हम लिखेंगे या बोलेंगे, वहां बोलेंगे इट इज आई। जैसे इट इज आई हु डिफेंड यू, इट इज दे हु लाइक यू। तो यहां भी एक ग्रामर की बात है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कहां रखेंगे और नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहां रखेंगे। सेंटेंस आगे बढ़ता है तो नहीं भूलना है कि वहां हम प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म ही रखेंगे, कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होगा।